हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसे कि आपको पता है, शाम को 5 बजे आपकी एक क्लास चलती है जिसमें हम देखते हैं सीटेट एमपीटेट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके इन दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों एग्ज़ाम की डेट जो है लगभग आसपास ही है, जैसे कि जुलाई में आपका सीटेट हो जाएगा एंड आपका सितंबर में जो है वो एमपीटेट हो जाएगा। तो काफ़ी नज़दीक है एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का बिना टाइम वेस्ट के। देखेंगे हम यहाँ पे सोशल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन एमपी टेट में, क्योंकि आपके सिलेबस में एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जो ईवीएस है उसमें आपकी ये एसएसटी के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, एसएसटी और जनरल साइंस। तो आपको ये दोनों चीज़ पढ़ के जानी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप सोचें कि 5th लेवल तक की ईवीएस पढ़ लें, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं खास, तो उतना पढ़ के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी जनरल साइंस और थोड़ी सी एसएसटी बेसिक पढ़नी पड़ेगी। खैर, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाशिया वर्ग का मुख्य आधार समझा जा सकता है किसे? गरीबी के कारण, सामाजिक स्तर से, अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता से, या फिर ये सभी? हाशिया वर्ग का मुख्य आधार। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है क्यों? क्योंकि नदियां चट्टानों के लवड़ों को लाकर समुद्र में मिलाती हैं। वाष्पीकरण द्वारा समुद्रों का जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। समुद्री ज्वालामुखी उद्गारों से लवण प्राप्त होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो मेन रीज़न होते हैं ये सारे ही कुछ ना कुछ इसका बड़ा रीज़न होता है। समुद्र उपरोक्त सभी जो है आपका सही आंसर में आ जाएगा। नदियाँ भी जो है चट्टानों के लवण को लाती हैं, समुद्र में मिलती हैं आके। ठीक है, समुद्री ज्वालामुखी उद्गारों से लवण प्राप्त होता है, जो कि एक बड़ा मेन रीज़न है, सबसे ज़्यादा रीज़न है। और ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वाष्पीकरण द्वारा समुद्रों के जल जो है वाष्प बन के उड़ता रहता है, तो इसलिए लवणता जो है उसकी बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर लवण आ रहा है पानी में तो वो तो उतना ही रहेगा, पानी भले उड़ता जाएगा। और जैसे जैसे पानी कम मतलब उड़ेगा वाष्प बन के, वैसे वैसे नमक की मात्रा उसमें जो रेशो है वो ज़्यादा होता जाएगा। कालाहांडी क्षेत्र में कौन से आदिवासी समाज का मूल स्थान है? डोंगरिया कोंड, डहरिया कोंड, लांगपांग डोंग, या लांगपांग कोंड? कालाहांडी क्षेत्र। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने गेस किया डुंगरिया कोंड, ये सही आंसर है। विश्व के तो सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। दो सबसे छोटे महाद्वीप। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से हम अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा एशिया है, हमको पता है। उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा जो है यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर ब्लैंक है, कौन सा? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, अनाईमुड़ी? एमपी टेट वालों को तो खास पता होना चाहिए ये वाला। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाता है। महेंद्रगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है महेंद्रगिरी। पचमढ़ी की अगर बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खासकर एमपी टेट वालों को। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो अगर आंसर आता है सतपुड़ा श्रेणी की, ठीक है, रेंज जो है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में, सबको पता है। और नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी अगर पूछता है तो ये आपका डोडा बेटा होता है। अनाईमुड़ी अगर बात करते हैं, इसका नाम तब आएगा जब आपसे पूछा जाए कि अन्नामलाई पहाड़ी या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो फिर आपको ये लगाना है। कौन सा प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त उपाय है? निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव? चलिए देख लेते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी देखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा, अविश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन से अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है।
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। तो जो नहीं प्राप्त है अधिकार वो आपको गेस करना है। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का ये अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 उपबंधित करता है किस चीज़ का? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का, महान्यायवादी की नियुक्ति का, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का। और यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाता है वो हो जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति का। ये करेक्ट आंसर हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। महान्यायवादी होता कौन है? ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। ये सदन की गतिविधि में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन है जो सदन की गतिविधि में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो महान्यायवादी उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये महान्यायवादी से ऐसे 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर ये सभी? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इंसान की अपनी जो स्वतंत्रता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई करने की हो, पूजा पाठ करने की हो, हर एक चीज़ की, ठीक है, न्याय की हो, सारी चीज़ों की, मतलब अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये जो होता है मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। भारत में सूचना का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है। मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है, न तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा लाया गया था और ये एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, विधिक अधिकार। विधिक मतलब कानूनी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, या फिर ये सभी? आपको पता है कि हमारे भारत के लगभग 50 से भी अधिक 52% आबादी जो है वो खेती करती है और ये बहुत ही बड़ा मतलब इनकम सोर्स है जो हमारा। ओके, इसके लिए जो सही आंसर होता है पहले देख लेते हैं। जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी ये सारे ही रीजंस हैं जिस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। किसी उद्योग के विषय में निम्न कारकों पर विचार कीजिए: पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त, श्रम शक्ति, बिजली की खपत। इनमें से कौन से उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं? इनमें से कौन से कारक हैं जो उद्योग के स्वरूप और उसके आकार को डिसाइड करते हैं या इफेक्ट करते हैं? कोड दिए हैं, कोड में से गेस करना है आपको सही। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, देखिए पहली बात तो पूंजी निवेश बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। उद्योग छोटा है कि बड़ा है ये पूंजी से पता चलता है। कम पूंजी लगाओ तो छोटा रहेगा, है ना। ज़्यादा पूंजी लगा करेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, तो ये चीज़ रहती है। उसके बाद जो श्रम शक्ति है, ठीक है, श्रम शक्ति ये मैटर करती है। और इसके अलावा बिजली की खपत से भी समझ में आता है। तो ये 3 जो फैक्टर है वो मेन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाता है। 1, 3 और 4। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, या वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो सही उत्तर क्या होता है यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, इसीलिए जो है नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि
की गई है, क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने एनडीटीएल में, एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होता है, तो उसका एक भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है वो नगद के रूप में जमा रखते हैं, जिसको हम नगद कोष अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्यों में शामिल नहीं था क्या? आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रशुल्क दरों में बढ़ोतरी, आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत में व्यापार नीतियों के सुधारों का लक्ष्य नहीं था। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशुल्क दरों में बढ़ोतरी इसका जो है उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसकी विशेषताएं थी प्रशुल्क दरों की में कमी, है ना, तो बढ़ोतरी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलता है। जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? जीके में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, खैर सुपर टेट वगैरह में। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बहुत फेमस है जगन्नाथ मंदिर, पुरी उड़ीसा में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, उड़ीसा। निम्न में से कौन सा एक सरित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? लैगून, सरिता, मुहाना, तालाब। तो देखिए तालाब जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का जो है वो उदाहरण नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम लगाना है आपको। जितने भी ऑप्शन दिए उन्हीं में से पहले कौन सा फिर कौन सा, इस तरह से बताना है। तो देखिए पहले समानता का अधिकार दिया गया है सबसे पहले, तो पहला ऑप्शन तो आपका समानता हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो ये वाले तो वैसे भी कट गए, 2 बचे। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और फिर जो है धार्मिक अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। वैसे क्लास जो है सुबह एक 10 बजे चलती है लैंग्वेज क्लास, और एक अभी 5 बजे चल रही है। आगे क्लास इंक्रीज़ की जाएंगी, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।